नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। वाराणसी से तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद अब पहली बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बाबतपुर से लेकर बरेका तक एक लंबा रोड शो यहां पर किया और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग जो हैं वो उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहे। रोड शो के बाद पीएम मोदी अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मैं आपके सवाल का उत्तर देने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, बताइए अभी वहां पर क्या कुछ जो है वो हो रहा है और इस बार के दौरे में क्या सौगातें जो है वो मिलने वाली है वाराणसी को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और चूंकि पिछली बार जब दौरा हुआ था तब मंदिर नहीं पहुंच पाए थे पीएम, और इस वजह से इस बार का जो दौरा है इसमें हालांकि बनारस में कुछ भी नहीं था। कार्यक्रम है आजमगढ़ में, लेकिन पीएम मोदी एक शाम पहले ही बनारस पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, और जब रास्ते में निकले वो एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट से पूरे रास्ते में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काशी के आम नागरिक उन्होंने प्रधानमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया। काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं, मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद फिर पीएम गदौलिया चौराहे से होते हुए बनारस लोकोमोटिव वर्क यानी बीएलडब्ल्यू पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और बीजेपी के कुछ नेता, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी हैं और तमाम अलग अलग नेता हैं, उनके साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। और कल सुबह प्रधानमंत्री बनारस से निकलेंगे और जाएंगे आजमगढ़, जहां पे यूपी के 5 नए एयरपोर्ट्स का उद्घाटन है और देश भर के 15 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही 42,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो लोकसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पीएम का वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के तौर पर नाम घोषित होने के बाद ये पहला दौरा है, और इसको एक तरह से तारीखों के ऐलान के पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत भी आप अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पीएम जब एयरपोर्ट से निकले हैं तो पूरे रास्ते उनका स्वागत हुआ है और एक संदेश काशी के लोगों के लिए भी है। और जाहिर है कि पीएम की एक आस्था काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर है, बाबा विश्वनाथ को लेकर के है, और वो दर्शन करने आमतौर पर जब भी बनारस जाते हैं तो वो जाते हैं। और आज फिर पीएम पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, साथ में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री इस दौरे में काशी में उनका कोई ऐसा ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं प्रधानमंत्री का देखिए किस तरह से स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जब हाथ में त्रिशूल लिया तो मुस्कुराते हुए जो समर्थक हैं वो भी मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही योगी आदित्यनाथ। तो इस तस्वीर से ही साफ है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है और नामांकन होगा, उसके बाद असली प्रचार शुरू होगा। जी, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। 2027 तक इनका जो कार्यकाल है वो था अरुण गोयल का कार्यकाल, और उससे पहले ही यहाँ पर इनका इस्तीफा जो है वो यहाँ पर आया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर जो है अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दिया है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताए जा रहे हैं या कोई खास वजह है? देखिए, इस्तीफे का कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो इस्तीफा दिया है चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने, इसको राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है और गजट में इसकी अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई। यानी अब जो चुनाव आयोग है इसमें 2 वैकेंसीज हो गई हैं। आपको बता दूं कि गोयल जो है उनको नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था, तो इनका जो कार्यकाल था वो 2027 तक था। तो इसलिए अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अचानक से, जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है, किसी भी वक्त आम चुनाव का ऐलान होने जा रहा है, तो ऐसे में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है, क्योंकि उनकी ओर से अभी तक कोई इस बारे में प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक बात जरूर है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसको लेकर के विवाद हुआ था, और उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। हालांकि याचिका जो थी एडीआर की उसको खारिज कर दिया गया था, और इसमें दलील यही दी गई थी कि चूंकि इन्होंने वीआरएस लेकर के और इनको तुरंत उसके बाद इनको आईएएस ऑफिसर से वीआरएस लेकर के उन्होंने अपना चुनाव आयोग बना दिया गया था, और जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। उस आधार पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी, लेकिन उसको जो है खारिज कर दिया गया था बाद में उस याचिका को। तो इसलिए अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन इस्तीफा हुआ है और मंजूर भी कर दिया गया, और इसी के साथ अब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की जहां तक बात करें 2 वैकेंसीज हो गई है।
बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब इनके इस्तीफे के साथ ही चुनाव आयोग में 2 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर हो गई हैं। हालांकि वजहें क्या हैं इस बारे में अभी कुछ जो है यहाँ पर नहीं कहा गया है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी दल जो हैं वो तैयारियों में जुटे हैं और दक्षिण भारत में बीजेपी अपने दुर्ग को मजबूत करने में जुटी है। आज आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन जो है वो हो गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, पवन कल्याण की पार्टी जनसेना और बीजेपी साथ में जो है चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आंध्र प्रदेश की प्रगति के लिए तीनों पार्टियां साथ आई हैं और इससे पहले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारी सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और टीडीपी की साझा रैली 17 मार्च को गुंटूर में हो सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसको लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताते हुए टीडीपी और जनसेना पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण के सहयोग से आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति तेजी से होगी। बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए में फिर से शामिल होने पर बहुत खुशी हो रही है। टीडीपी आंध्र प्रदेश और तेलुगु लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश के लोग एनडीए गठबंधन को ऐतिहासिक जनादेश देंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश से जाते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल हो गए। सुरेश पचौरी के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुरेश पचौरी ने कहा कि कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हुए। मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही। मैं बिना शर्त के बीजेपी में आया हूं। मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ, लेकिन संकेत में बोलता हूँ। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हो गए। मन को चोटने वाली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, अभी भी मैं बगैर शर्त के यहाँ आया हूं। इंदौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला को बीजेपी में शामिल करते हुए कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी पर सभी हंस पड़े। उन्होंने संजय शुक्ला से कहा कि अब तक आपकी गाली सुनी और अब आपको पार्टी में लेना पड़ रहा है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनावी मैदान में थे और दोनों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई थी। संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूं। संजय भाई आपका बच्चा लीजिए, बहुत बधाई। एनसीबी ने तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से की गई है। पूछताछ में पता चला है कि ड्रग सिंडिकेट के तार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ड्रग्स कार्टेल से जुड़े हुए थे। प्रोड्यूसर जफर सादिक पर आरोप है कि वो ड्रग्स कारोबार से कमाए पैसों को फिल्में बनाने, रियल एस्टेट और होटल कारोबार में लगा रहा था। उसके कब्जे से 50 किलो सूडोफेड्रिल बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 75 करोड़ रुपए है। एनसीबी के मुताबिक अब तक वो 4000 करोड़ का ड्रग सप्लाई कर चुका है। एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में जाफर सादिक, जो कि तमिल फिल्मों का प्रोड्यूसर है, उसे गिरफ्तार किया है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशंस ज्ञानेश्वर सिंह जी। सर, पूरा क्या मामला है और जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये पिछले माह की 15 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एनसीबी की ऑपरेशन ब्रांच ने मिलकर एक ऑपरेशन किया, जिसमें
हम लोगों ने एक गोडाउन से अवेंटा नाम की कंपनी के 50 किलो सूडोएफ्रेडिन जब्त किया और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इसका मास्टरमाइंड एक जफर सादिक अब्दुल रहमान है, जो कि तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म प्रोडक्शन का काम करता है कवर बिजनेस के रूप में, और वही इस ड्रग को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में भेज रहा था। सर कितना ड्रग अभी तक भेजा है इसने? अभी तक जो इन लोगों ने कबूला है उसके हिसाब से लगभग 45 कंसाइनमेंट 3,500 किलो सूडोएफ्रेडिन ये लोग भेज चुके हैं। सर इसका प्रोफाइल क्या है जिसको आपने अरेस्ट किया, मास्टरमाइंड जो, क्या प्रोफाइल है इसका? इसका कवर बिजनेस, फिल्म मेकिंग, होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है इसके, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का काम है और बड़े बड़े लोगों से जान पहचान रखता है। और असली काम इसका ड्रग के धंधे में लिप्त था और सूडोएफ्रेडिन का ये निर्यात कर रहा था। सर जो पैसा ये ड्रग से आ रहा था उस पैसे को कहाँ लगा रहा था ये? इस पैसे से इसने एक होटल बनाया, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और कुछ फिल्में भी इसने बनाई। अभी हाल ही में एक फिल्म मंगई नाम की बनाई है जिसमें इसने ड्रग मनी का इस्तेमाल होना बताया है। सर क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था ये डीएमके पार्टी से जुड़ा हुआ अपने आप को बता रहा है। वहाँ पर ये डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का होना पाया जा रहा है। सर इसने क्या जो पैसा है ड्रग्स का वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग की, उस पैसे की ऐसी भी कोई जानकारी मिली? ये तरह तरह की फंडिंग में इन्वॉल्व था जिसकी पूरी जांच की जा रही है। इस तरह का मामला आया है कि फिल्म, होटल और रियल एस्टेट के अलावा कुछ पॉलिटिशियंस को भी इसने फंड किया है। सर कोई फिल्म इसकी आने वाली थी या किसी फिल्म में पूरा पैसा लगाया हो इसने अपना? मैंने जैसा बताया, मनगई नाम की फिल्म में इसने काफ़ी पैसा ड्रग मनी प्रोसीड से लगाया है। तो बिल्कुल ये हैं एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशंस ज्ञानेश्वर सिंह जी बता रहे हैं कि किस तरह से जो मास्टरमाइंड इस केस में तमिल फिल्मों का प्रोड्यूसर उसे अरेस्ट किया गया है और इस पूरे मामले में जो तमाम जो पैसे का मनी ट्रेल है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।